सीरीज की शुरुआत बिल्कुल फेरी टेल्स की तरह होती है। जैसे कि एक जमाने की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एमिलिया, जिसकी मॉम उसे शहर में होने वाले हर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट दिलाती थी। इसकी मॉम हमेशा एक ही बात कहती थी कि अगर मुझे तुम्हारे अंदर जहानत और खूबसूरती में किसी एक चीज को चुनना पड़े तो मैं तो खूबसूरती को तरजीह दूंगी। यही बात एमिलिया के जहन में भी बैठ गई थी कि उसे बस खूबसूरत बनना है, दिन ब दिन और सूरत की बुलंदियों को छूना है। और यकीनन ऐसा ही हुआ। एमिलिया एक सुपर मॉडल के तौर पे बड़ी हुई। उसका मुस्तकबिल इंतहाई रोशन था। हर कोई उसकी अताओं और हुस्न का दीवाना था। वो अपने मॉडलिंग करियर से जहाँ बहुत खुश थी, वहाँ कभी कभार बोर भी हो जाती थी। एमिलिया वैसे तो बहुत से फैशन शोज कर चुकी थी, लेकिन एक ऐसा शो जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था, उसमें उसकी मुलाकात हैरी से होती है, जो कि एक खूबसूरत मिलियनेयर था। हैरी उसकी खूबसूरती का ऐसा दीवाना हुआ कि उस पर से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। दोनों में रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। वो एक साथ बहुत सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, खूब मजे करते थे। एमिलिया की नई जिंदगी का भी ये एक खुशगवार आगाज था, लेकिन ज्यादा दिन कायम नहीं रहने वाला था। एमिलिया सोच भी नहीं सकती थी कि वो प्यार में उसे इतनी सहनी अजियत से गुजारेगा। जल्द ही एमिलिया हैरी के बंगले में शिफ्ट हो गई। उससे जैसे ट्रीट किया जाता था, वो खुद को किसी परी से कम नहीं समझती थी। फिर एक दिन सुबह एमिलिया कुछ अजीब सी आवाजें सुन के जाग गई, जो कि हैरी के ऑफिस से आ रही थी। ऑफिस से मुराद घर का ऑफिस यानी वर्किंग एरिया। आवाजें सुन के उसका तजस्सुस बढ़ने लगा और जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल होती है तो देख के हैरान रह जाती है कि हैरी दीवार पे एक शेल्फ लगा रहा था। उसे ये देख के बहुत अजीब लगा, क्योंकि अमूमन ऐसे कामों के लिए हैरी बाहर से लोगों को बुलाता था। आप सोच रहे होंगे कि ये शेल्फ यकीनन बुक्स या ट्रॉफीज रखने के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हैरी कहता है कि ये शेल्फ एमिलिया के लिए गिफ्ट है। एमिलिया मुस्कुरा के कहती है, इसमें मेरे जूते नहीं आएंगे। लेकिन वो जैसे ही इस बात की क्लैरिफाई करता है कि ये शेल्फ क्यों बनाई गई है, एमिलिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। हैरी कहता है कि ये एमिलिया के लिए बनाई गई है ताकि वो पूरा दिन इस पे बैठे, मुझे काम करता हुआ देखे, मैं उसे देखूं और काम के साथ साथ रोमांस भी चलता रहे। एमिलिया को ये आइडिया बहुत ऑकवर्ड लगता है। वो उसे कहती है कि उसका खुद का एक करियर है, अगर वो ये सब करेगी तो उधर टाइम नहीं दे पाएगी। हैरी को तो पहले ही उसका जॉब करना पसंद नहीं था। वो मजीद तारीफों के पुल बांधता हुआ कहता है कि वो ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बनी और न ही उसे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत है। हैरी कहता है कि लोग क्या कहेंगे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे बस इतना पता है मैं दुनिया का खुश नसीब इंसान हूँगा जो हर वक्त खूबसूरती के शहर में रहेगा। एमिलिया ट्राई करने के लिए मान जाती है। हैरी उसकी ऊपर चढ़ने में मदद करता है। आज वो बहुत खुश था। उसकी दिली तमन्ना जो पूरी हो गई थी। इस कारनामे को अंजाम देने के बाद हैरी दोनों के लिए नाश्ता बनाने जाता है। एमिलिया रूम में अकेली बहुत परेशान हो रही थी। फिर वो कर भी क्या सकती थी। आखिर वो अपने अंदर उदासी को मिटाने के लिए वो ही अपनी खुशियाँ तलाश करने लगती है। कुछ टाइम बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी की पार्टी के दौरान भी एमिलिया शेल्फ पे ही बैठी मेहमानों को चुपचाप आपस में बातें करता देख रही थी। वो बेबस थी क्योंकि हैरी ने उसे किसी भी सूरत नीचे आने से मना किया था। रात में मेहमानों के जाने के बाद हैरी सीढ़ी लगाता है और वहीं उसे किस करता है। दोनों अपनी वेडिंग नाइट शेल्फ पे ही मनाते हैं। मुझे तो ये इंसान कोई साइको लगता है जिसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लड़की की सारी ख्वाहिशात को नजरअंदाज किया हुआ है। एमिलिया की जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी ऐसे कैसे एक शेल्फ की नजर हो गई। लेकिन एमिलिया को अब फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे तो किसी से बात करने तक की इजाजत भी नहीं थी। हैरी उसे ऐसे ट्रीट करता जैसे वो कोई डॉल हो या रोबोट, जिसे जब चाहे जैसे चाहे अपने मूड के हिसाब से बदल सकता था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, एमिलिया बहुत बोर हो रही थी। वो अपने आप को मुख्तलिफ कामों में बिजी रखती, जैसे कि मैगजीन्स पढ़ना, शेल्फ पे लगे एक्सरसाइज करना वगैरह। एक्सरसाइज के दौरान जब वो तेज तेज सांस लेती तो ये चीज हैरी को बहुत डिस्टर्ब करती, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। इनफैक्ट वो तो उल्टा ये कहता था कि इस काम की वजह से वो एमिलिया पे ध्यान नहीं दे पाता। हैरी तो अपनी तमाम ऑफिस की वेकेशंस भी यहीं गुजारता। मतलब ये क्या है, कौन करता है ऐसे अपने वाइफ के साथ? अजीब इंसान है। लेकिन देखते हैं एमिलिया अपने राइट्स के लिए कोई कदम उठाती है या
नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों की एक्साइटमेंट भी कम होने लगी थी। एमिलिया का तो ये हाल हो गया था कि वो अब खुद से बातें करने लगी थी। मेड कमरे में सफाई करने आती थी, लेकिन वो उससे भी सिवाय कुछ काम की बातों के ज्यादा गपशप नहीं कर सकती थी। वो खुद को एक कैद पंछी समझने लगी थी। हैरी की टेंशन भी अब कम हो गई थी। पहले जब वो आता था तो डेली उसके लिए फ्लावर्स, बुकेज, ज्वेलरी या कुछ भी उसकी मर्जी का डेली लेके आता, लेकिन अब वो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने आता था, एक फ्लाइंग किस करता और चला जाता। वो तो इस बात को भी नोटिस नहीं करता था कि एमिलिया ने उसके लिए खुद को कितना सजाया हुआ है। अब तो हैरी उसके शोर की आवाज से भी चिढ़ने लगा था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि जब हैरी काम कर रहा होता था तो उसे जरा सी आवाज करने की इजाजत नहीं थी। एमिलिया की अहमियत दीवार पे सजी ट्रॉफी से ज्यादा नहीं थी, या अगर यूँ कह लें कि एक लव सी ट्रॉफी बीवी, ये भी गलत ना होगा। एक दिन दोपहर में एमिलिया एक खूबसूरत ड्रेस पहन के खूब सारा तैयार होके बैठी हैरी का इंतजार कर रही थी कि आज तो उसे दोबारा अपने जलवों का दीवाना बना के रहेगी। लेकिन हैरी को तो जैसे उसका होना ना होना एक सा लगता था। अब बजाय इसके कि वो एमिलिया को नोटिस करता कि वो कितनी हॉट लग रही है, वो इस बात को नोटिस करता है कि सनलाइट उसके टेबल पर नहीं पहुंच रही। सो अब जो वो करेगा बस इसी की कसर रह गई थी। हैरी अपने एम्प्लॉय को बुला के टेबल का रुख दूसरी तरफ कर देता है। एमिलिया बैठी बस अपने हस्बैंड की बैग देखती रहती। वो इतनी डिप्रेस हो गई थी कि चाह के भी अपने आंसू रोक नहीं पाती थी। फिर हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। एमिलिया रोज की तरह शेल्फ पर बैठी थी। उसने सुना कि हैरी घर आ गया है। वो बैठी उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो उसके पास नहीं आया। हैरी उससे मुकम्मल तौर पर बोर और दूर हो गया था। वो अब उसके पास आना तो दूर, उसे देखना भी गवारा नहीं करता था। एमिलिया तो जैसे आज मुकम्मल टूट गई थी। वो हैरी को आवाजें दे के बुलाती रही, लेकिन उसको अपना यहाँ होने का एहसास दिलाने में नाकाम रही। एमिलिया को ना चाहते हुए भी आज एक फैसला करना था, क्योंकि वो मजीद यहाँ रहकर खुद को पागल नहीं बनने दे सकती थी। उसने सोचा अब शेल्फ से उतरने का वक्त आ गया है। अपनी जिंदगी का एक अरसा शेल्फ पे गुजारने के बाद एमिलिया को अब ऐसा लग रहा था जैसे वो न जाने कितनी ऊंचाई पे बैठी है। अगर वो नीचे आएगी तो कहीं मर ही ना जाए। वो नीचे उतरने की प्रैक्टिस करती है। एमिलिया अपने शूज से बातें करती है कि फासला मुय्यर करने के लिए तुम्हारा नीचे जाना जरूरी है। वो सोचती है अगर जूते की हील टूट गई तो मतलब मुझे भी जरूर नुकसान होगा। खैर एमिलिया हिम्मत करके शूज नीचे फेंकती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमिलिया धीरे धीरे से उतरना शुरू करती है। जब तक वो शेल्फ को पकड़ सकती थी पकड़ती है, और फिर एकदम बेकाबू होके गिर जाती है। लेकिन जब वो गिरती है तो उसे कुछ तो क्या दर्द तक भी महसूस नहीं होती। एमिलिया ठीक से चल नहीं पा रही थी। वो फर्नीचर का सहारा लेके खड़ी होती है और उसे पकड़ के ही आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करती है और धीरे से घर के बाहर वाला एरिया में आ जाती है। अब वो दुनिया की खूबसूरती को दोबारा से एक्सपीरियंस करने को तैयार थी। एमिलिया ताज़ा हवा को महसूस कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज ही उसका जन्म हुआ हो और उसने पहली बार दुनिया की खूबसूरती को देखा हो। वो इतनी खुश थी कि पूल के पानी के साथ अटकलियां करती, फूलों को हवा में उछालती, ऐसी शरारतें करते करते एमिलिया बाहर निकल गई और एक ट्रक में बैठ के जैसे ही वो सिटी पहुंची, उसकी बच्चों वाली हरकतों में मजीद तेजी आ गई। वो खुश थी कि फाइनली आज फिर दोबारा से वो इस सोसाइटी का हिस्सा बन गई है। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसे देखेंगे तो क्या कहेंगे। उसे तो अब बस अपनी जिंदगी को भरपूर और अपने तरीके से एंजॉय करना था। उसने न सिर्फ खुशी के मारे ट्रक को हक किया, बल्कि टेबल पर खड़े होकर डांस करने से लेकर किसी आदमी के साथ स्कूटी राइड के जरिए पूरे सिटी को दोबारा से देखने तक हर चीज को एंजॉय किया। इस ट्रिप पे उसे बहुत मजा आ रहा था। एमिलिया अपनी फेवरेट जगह बीच जाना कैसे भूल सकती थी। वहाँ उसने समंदर में खूब मजे किए, जो उसकी जिंदगी की हमेशा से ख्वाहिश थी। लेकिन अब वो अकेलापन महसूस करने लगी थी। ठंड और अकेले होने की वजह से एमिलिया चुपचाप सड़कों पे घूमने लगती है। चलते चलते वो एक सैलून पे रुक जाती है और बाहर से देखने लगती है। सैलून में एक लड़की किसी का मेकओवर कर रही थी। एमिलिया बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। वो सोचने लगती है कि अब तो उसका मेकअप भी खराब हो गया है। उसे भी पूरा हक है कि वो दोबारा से प्यारा दिखे। एमिलिया सैलून के अंदर चली जाती है और फ्री सैंपल मेकअप यूज करके अपने आप को एक जबरदस्त लुक देती है। वहाँ पे मौजूद एक स्टाफ लेडी उसकी स्किल्स की बहुत तारीफ करती है, क्योंकि वो काफी अरसे से सैलून में काम कर रही है और उसे आज भी बहुत टाइम लगता है अपना मेकअप करने में। उस लेडी को तो लगता है कि एमिलिया एक मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन वो जल्दी उसके इस ख्याल को अपनी सच्चाई से बदल देती है। एमिलिया कहती है कि उसका काम एक मिलियनेयर के घर एक ट्रॉफी की तरह
तरह बैठना है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। लेडी समझ गई थी कि जरूर एमिलिया के साथ कोई हादसा हुआ है। वो उसे कहती है कि मेरी मॉम ने कहा था कि असल खुशी काम में नहीं है, आपका जिंदगी में खुश और मुतमईन रहना ज्यादा अहम है। तभी एमिलिया उसे अपनी मॉम की जहानत और खूबसूरती वाली फिलॉसफी के बारे में बताती है, जिसे सुन के वो लेडी कहती है कि तुम्हें इन दोनों में से किसी एक चीज को चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम में तो ये दोनों खूबियां ही मौजूद है। एमिलिया को ये सुन के खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का वाकई लाइफ चेंजिंग डे था। एमिलिया सोचती है कि मैंने आज तक ऐसा क्यों नहीं सोचा। अगर मैंने खुद पहले ऐसा सोचा होता तो इतने साल ट्रॉफी बन के ना गुजारने पड़ते। इससे पहले कि एमिलिया वहाँ से जाती, वो लेडी उसे कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने को कहती है, क्योंकि वो उस सैलून में कमीशन पे काम कर रही थी। लेकिन एमिलिया के पास पैसे ना होने की वजह से उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। कुछ लम्हों बाद एमिलिया घर वापस जाती है। कुछ वक्त तक खड़ी उस शेल्फ को देखती रहती है और अपनी जिंदगी के उन गुजारे सालों के बारे में सोचने लगती है। फिर वो हिम्मत करके एक फायरवुड उठाती है, शेल्फ को तोड़ने लगती है। जब उसके टूटने पे उसे अपने अंदर एक सुकून महसूस होता है तो वो उसे मिनटों में मट्टी का ढेर बना देती है। फिर हम एक साल बाद का सीन देखते हैं। एमिलिया ने अपने नाम को एक ब्रांड के तौर पे इस्तेमाल किया और अपने नाम से सैलून ओपन किया। ये उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके सैलून की इतनी धूम थी कि लोगों की एक लंबी कतार अपनी बारी का इंतजार करती रहती। लेकिन एमिलिया ने अपनी जिंदगी के उसी पैटर्न को दोबारा दोहराया और एक शेल्फ बनवाई ताकि वो ऊपर बैठी लोगों को ज्यादा क्लीन नजर आए। लोग देख सकें कि उसने कैसे अकेले अपने बिजनेस को संभाला हुआ है। वो ना जाने खुद को क्या समझ बैठी थी, लेकिन अपनी इस हरकत से अब फिर वो बस एक जिंदा ट्रॉफी से ज्यादा कुछ नहीं थी। और इसी सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।